नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 26 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चला। दूसरे चरण में जम्मू के रियासी, राजौरी और पुंछ और कश्मीर घाटी में श्रीनगर और बडगाम जिले में वोट डाले गए। स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए वेबकास्टिंग सुविधा के साथ 1056 शहरी और 2446 ग्रामीण सहित 3502 मतदान केंद्र स्थापित किए। इस चरण में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा और भाजपा जम्मू कश्मीर प्रमुख रविंद्र रैना, अल्ताफ बुखारी सहित 239 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। 15,500 से अधिक कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं के लिए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में 24 विशेष मतदान केंद्र बनाए गए थे। यहां बड़ी संख्या में विस्थापित कश्मीरियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जम्मू कश्मीर में हो रहे दूसरे चरण के चुनाव को देखने के लिए कई देशों के वरिष्ठ राजनयिकों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बडगाम क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में अमेरिका, मैक्सिको, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सोमालिया, पनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया, फिलीपींस के राजनयिक शामिल रहे। चुनाव आयोग ने आज जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के चुनाव के दौरान हो रहे मतदान का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर में हो रहे बम्पर मतदान पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ये जमहूरियत की जीत है और लोगों का भरोसा है जो मतदान के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। जम्मू में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस करने की मांग की। हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सोनीपत में चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है। पूर्व की हुड्डा सरकार में दलितों के ऊपर अत्याचार का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसको खाद पानी का काम कांग्रेस करती है। प्रधानमंत्री ने हरियाणा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के शीर्ष राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों में हरियाणा को भारत के मेडल फैक्ट्री बताया और उन्होंने कहा कि ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत के ऐतिहासिक प्रदर्शन में हरियाणा के खिलाड़ियों की बहुत बड़ी भूमिका रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुणे का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान वो एक सभा को संबोधित करेंगे और एक नए भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा 22,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मंगलवार को प्रतिबंधित समूहों नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स से जुड़े करीब 500 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री माणिक साहा के सामने आत्मसमर्पण किया। त्रिपुरा राज्य राइफल्स बटालियन के मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उग्रवादियों ने बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद आत्मसमर्पित किए। 4 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में प्रतिबंधित समूहों ने केंद्र और त्रिपुरा सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस सामूहिक आत्मसमर्पण के बाद मुख्यमंत्री माणिक साहा ने त्रिपुरा को पूरी तरह से उग्रवाद मुक्त घोषित किया। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने इस आत्मसमर्पण के बाद प्रधानमंत्री मोदी और दोनों समूहों के सदस्यों का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले केंद्र ने उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए 250 करोड़ रुपयों का विशेष पैकेज देने पर सहमति जताई थी। समझौते के अनुसार वो 3 साल तक एक निर्दिष्ट शिविर में रहेंगे, जिसके दौरान उन्हें हर महीने 6,000 रुपए मिलेंगे। एनएलएफटी प्रमुख बिस्वा मोहन देव वर्मा ने इस आत्मसमर्पण पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। कर्नाटक के चर्चित मूडालैंड स्कैम मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक और बड़ा झटका लगा। कर्नाटक हाईकोर्ट से उनकी याचिका खारिज होने के बाद अब बेंगलुरु
की विशेष अदालत ने सिद्धारमैया के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। भाजपा ने सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को और तेज करते हुए मोर्चा खोल दिया। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आवास का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि आज भारत मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं जो पिछले 1 दशक से इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। मेक इन इंडिया हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का केंद्र बनाने के लिए 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे होने पर अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच के कारण पिछले 1 दशक में इस अभियान ने देश में व्यापक परिवर्तन लाया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सवाईमाधोपुर कोटा सेक्शन के बीच कवच 4.0 का सफल परीक्षण किया। यह कवच खतरा देखते ही अपने आप ट्रेन को रोक देगा। रेलवे ने कवच 4.0 के तहत एक स्वचालित सिस्टम तैयार किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के बीते 100 दिनों के कार्यों पर कहा कि 25 सालों में देश में किसी भी बड़े बंदरगाह का निर्माण नहीं किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2 बड़े बंदरगाहों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे भारत की पोत परिवहन क्षमताओं का विस्तार होगा। सोनोवाल ने कहा कि 24 राष्ट्रीय जलमार्गों पर काम चल रहा है। गंगा के दोनों छोरों में जेटी निर्माण का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व के 100 बंदरगाहों में भारत के 9 बंदरगाहों का नाम शामिल है। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की 2 निगम पार्षद भाजपा में शामिल हो गई। दिलशाद कॉलोनी से बहन प्रीति और ग्रीन पार्क से सरिता फोगाट ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता भी ले ली। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत अलग अलग जगह सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्वच्छता कार्यक्रम में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के अलावा मंत्रालय के सचिव और अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सिर्फ घर ही नहीं बल्कि ऑफिस, बाहर और अपने आसपास स्वच्छता सुनिश्चित करनी चाहिए और स्वच्छता अभियान लगातार चलते रहना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत परिसर में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर दिल्ली स्थित सूचना भवन में स्वच्छता की शपथ ली गई और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से पौधारोपण किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज और MIT यूनिवर्सिटी में विकसित भारत एम्बेसडर युवा कनेक्ट कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की युवा आबादी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेंस नामक हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई। जैकेट में इस्तेमाल होने वाले कवच प्लेटों ने सभी सुरक्षा मानदंडों को पार कर लिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह जमीन मामले की इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पेश की। झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव ने आज अपने पद की शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राजभवन में आयोजित समारोह में न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। जस्टिस राव झारखंड हाईकोर्ट के 16वें चीफ जस्टिस हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, सांसद महुआ माझी, राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। जोधपुर के SN मेडिकल कॉलेज सभागार में विशेष नागरिक शिविर का आयोजन हुआ। पाकिस्तान से विस्थापित 378 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी और जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल मौजूद हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव डॉक्टर अरुणेश चावला ने सभी फार्मासिस्टों को बधाई दी। चावला ने फार्मासिस्टों की सराहना करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 21-22 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखानुमान जारी किए। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि पिछले 9 सालों में सरकारी स्वास्थ्य व्यय में जीडीपी व्यय के सापेक्ष 60% की बढ़ोतरी हुई। एम्स नई दिल्ली ने अपना 69वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि एम्स भारत में चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अग्रणी है, जिसकी उत्कृष्ट विरासत दुनिया भर के चिकित्सा संस्थानों प्रेरित करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज 108वीं जयंती मनाई गई। राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य मानने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पूरा जीवन सादगी, ईमानदारी और प्रेरणा की मिसाल है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मात्र एक राजनेता नहीं थे, वो उच्च कोटि के चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। उन्होंने शक्तिशाली और संतुलित रूप से विकसित राष्ट्र की कल्पना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महान राष्ट्रवादी विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि अंत्योदय की उनकी अवधारणा विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में अमूल्य भूमिका निभाने वाली है। देश के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अविस्मरणीय रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन किया। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रखर राष्ट्रभक्त, एकात्म मानववाद के प्रणेता, महान राजनीतिक चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर वंदन करता हूं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। योगी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देश के गरीबों और पिछड़ों के लिए बड़े योगदान दिए। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन स्थानीय बाजार हरे निशान पर बंद। दिन के अंत में सेंसेक्स 256 अंक की बढ़त लेकर 85,169 के ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। दिन भर जारी उतार चढ़ाव के बीच दिन के अंत में निफ्टी 64 अंक की मजबूती के साथ 25,939 अंक के स्तर पर बंद। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जीजी न्यूज। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। घरेलू बाजार में तेजी का असर रुपए पर देखने को मिला। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे की तेजी के साथ 83.60 पर बंद। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने का भाव 900 रुपए की तेजी के साथ 77,850 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई विकास बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 7% की पर बरकरार रखा। एजेंसी की ओर से कहा गया कि भारत की वृद्धि संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं। केंद्र सरकार ने NCA 21 मंच से संबंधित हितधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक विशेष दल का गठन किया। इसका उद्देश्य इस मंच के इस्तेमाल में आने वाली समस्याओं का समाधान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने AIIB
के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं सालाना बैठक से पहले बैंक के अध्यक्ष जिन लिकून से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने लिकून को AIIB के जरिए 9 वर्षों की छोटी अवधि में ऋण परिचालन में तीव्र वृद्धि के लिए सराहना की। वित्त मंत्री उज्बेकिस्तान की 5 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री उज्बेकिस्तान, कतर, चीन के अपने समकक्षों के साथ बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में व्यापार संवर्धन के लिए कार्यालय को खोलने की घोषणा की। कार्यालय में इन्वेस्ट इंडिया, व्यापार और पर्यटन से जुड़े अन्य अधिकारियों के साथ साथ CII के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री के साथ संयुक्त प्रेस के दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि ये कार्यालय दोनों पक्षों के निवेशकों और कारोबारियों के बीच सेतु का काम करेंगे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने OTT ऐप के नियमन का मुद्दा उठाने से पहले सैटेलाइट स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही। लोवी इंस्टीट्यूट की ओर से जारी वार्षिक एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने जापान को पछाड़कर तीसरे स्थान पर अपने स्थान बनाया है। कोविड-19 के बाद मजबूत आर्थिक वृद्धि के कारण भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया। इजरायली सेना का लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाना जारी। IDF ने बुधवार को भी लेबनान के कई इलाकों पर हमले किए और हिजबुल्लाह के हथियार, जिपो, मिसाइल लॉन्च पैड समेत दूसरी सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की खुफिया एजेंसी से संबंधित कुल 60 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा विभिन्न स्थानों पर हमलों में करीब 4 दर्जन से अधिक लोगों की मौत। हिजबुल्लाह ने भी इजरायल के तेल अवीव में खुफिया एजेंसी मोसाद की इमारत की करीब रॉकेट दागने का दावा किया। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने जिस बिल्डिंग को निशाना बनाया वहां लेबनान में पेजर ब्लास्ट की प्लानिंग की गई थी। इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। दावा किया जा रहा है कि पिछले 8 दिनों से जारी संघर्ष के बीच ऐसा पहली बार हुआ जब कोई मिसाइल तेल अवीव तक पहुंची। इजरायल ने मिसाइल को हवा में मार गिराने की बात कही। इजरायल ने हिजबुल्लाह के उस मिसाइल लॉन्च पैड को ध्वस्त करने का दावा किया जहां से इजरायल पर रॉकेट दागी गई थी। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबनान की ताजा हालात पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की। उन्होंने ब्रिटिश नागरिकों से लेबनान जल्द छोड़ देने का आग्रह किया। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से उनकी जान के खतरे के बारे में आगाह किया। ये जानकारी ट्रंप के अभियान संचार निदेशक स्टीवन चेओंग ने साझा की। खुफिया एजेंसी ट्रंप की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटी। ट्रंप की कैंपेन टीम के मुताबिक खुफिया अधिकारियों ने पहचान की है कि ईरानी खतरे पिछले कुछ महीनों में बढ़ गए हैं। कैंपेन टीम ने कहा कि अमेरिका के अधिकारी ट्रंप की रक्षा करने और चुनाव को प्रभावित होने से बचाने पर काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने गाजा, लेबनान, सूडान और यूक्रेन में हो रहे हमलों की निंदा की। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा लेबनान बर्बादी के कगार पर है। लेबनान, इजराइल और दुनिया के लोग लेबनान को दूसरा गाजा बनाने का जोखिम नहीं उठा सकते। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबोधन में बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को सिर्फ बातचीत से शांत नहीं किया जा सकता, बल्कि रूस को शांति के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा पुतिन ने इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और नियमों को तोड़ा है कि वो अपने आप नहीं रुकेंगे। रूस को केवल शांति के लिए मजबूर किया जा सकता है और यही जरूरी है। 3 राज्यों में करारी हार के बाद से जर्मनी के सत्ताधारी गठबंधन की सहयोगी पार्टी का शीर्ष स्तर पर काफी दबाव। सत्ताधारी पार्टी अपने खराब प्रदर्शन के चलते 2 राज्यों में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से पार्टी के सर नेता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा ऐसे समय में हुआ है जब चांसलर ओलाफ शोल्स का सत्ताधारी गठबंधन एक साथ कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ग्रीन्स पार्टी हाल में हुए 3 में से 2 राज्यों के विधानसभा में प्रवेश के लिए आवश्यक 5% वोट हासिल करने की बाधा को पार करने में भी विफल रही। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि ग्रीन पार्टी के नेतृत्व में बदलाव का सत्ताधारी गठबंधन पर कोई असर नहीं। जर्मनी की राजनीतिक व्यवस्था में संघीय स्तर पर पार्टी के नेता या अध्यक्ष को चांसलर के लिए पार्टी का उम्मीदवार होना जरूरी नहीं। चीन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि उसने बुधवार को प्रशांत महासागर में एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
चीन के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल में एक जमी वॉरहेड लगाया गया और इसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी की रॉकेट फोर्स द्वारा लॉन्च किया गया। ये मिसाइल अपेक्षित जगह पर समुद्र में गिरी। चीन ने बयान में कहा कि परीक्षण उसके सालाना प्रशिक्षण योजना का हिस्सा है, जो कि किसी देश को लक्षित करके नहीं किया गया। शतरंज ओलंपियाड में इतिहास रचने वाले भारतीय टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। टीम के खिलाड़ियों को जीत की बधाई। भारत और बांग्लादेश की टीम कानपुर पहुंची। सीरीज का दूसरा टेस्ट 27 सितंबर से शुरू होगा। शाहीन आफरीदी की पाकिस्तान टीम में वापसी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में शामिल। खराब फॉर्म के कारण हुए थे टीम से बाहर। बीसीसीआई ने 1 से 5 अक्टूबर तक लखनऊ में रणजी चैंपियन मुंबई के खिलाफ खेले जाने वाले ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम घोषित कर दी। युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को टीम का कप्तान बनाया गया। भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में नवनियुक्त मुख्य कोच गौतम गंभीर की प्रशंसा की। अश्विन ने विश्वास जताया कि गंभीर को मौजूदा टीम और भविष्य के सदस्य खूब पसंद करेंगे। भारतीय पुरुषों की टीम अक्टूबर में दिल्ली में 2 मैचों की द्विपक्षीय हॉकी श्रृंखला के लिए जर्मनी की मेजबानी करेगी। भारत और जर्मनी के बीच ऐतिहासिक मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में यह द्विपक्षीय हॉकी श्रृंखला खेली जाएगी। पीवी सिंधु ली यू एल को बनाएगी सलाहकार कोच। हाल ही में अनूप श्रीधर को बनाया था कोच। दिसंबर 2024 तक दोनों सिंधु को कोचिंग देंगे। भारत के जीवन विजय की जोड़ी ने जीता हांगझाओ ओपन। फाइनल में जर्मनी की जोड़ी को हराया। वहीं यूकी ओलिवेटी की जोड़ी चेंगडू ओपन के फाइनल में हारी। टीनेजर टेनिस खिलाड़ी शांग ने जीता चेंगडू ओपन। फाइनल में लोरेंजो मुसेटी को हराया। कोई एटीपी खिताब जीतने वाले दूसरे चीनी खिलाड़ी। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवेंद्र झांझरिया का कहना है कि भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने पेरिस पैरालंपिक में जिस तरह का प्रदर्शन किया है वो अपने आप में सराहनीय। ईगा श्वांतेक वुहान ओपन में खेलेंगी। पिछले कुछ समय से कोर्ट से दूर थी। यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में उन्हें हार मिली थी। राफेल वरान ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया। रियल मैड्रिड के साथ 4 बार उन्होंने चैंपियंस लीग जीती। पिछले कुछ समय से वो चोट से परेशान थे। 2027 चैंपियंस लीग फाइनल के आयोजन स्थल में होगा बदलाव। मिलान में नहीं खेला जाएगा 2027 का फाइनल मैच। यूएफए ने बोली लगाने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी। अनन्या पांडे की अगली फिल्म कंट्रोल का ट्रेलर जारी हो गया है। साइबर अपराध पर आधारित इस फिल्म को 4 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर प्रसारित किया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की ओर से हिंदी फिल्म संतोष को ऑस्कर के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया। फिल्म में भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के छात्र अभिषेक कुमार ने शानदार अभिनय किया। संतोष को प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल में भी प्रदर्शित किया जा चुका है। हॉरर हॉलीवुड फिल्म सिनर्स का आधिकारिक ट्रेलर रिलीज हो गया। माइकल बी जॉर्डन स्टारर सिनर्स 7 मार्च को सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक दी। कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के दौरान आर्थिक गड़बड़ी को लेकर बुक माई शो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। भाजपा युवा मोर्चा ने बुक माई शो पर 500 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी अभिनीत फिल्म भूल भुलैया 3 दिवाली के अवसर पर रिलीज होगी। कार्तिक आर्यन की फिल्म का नया पोस्टर शेयर करते हुए इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी। अभिनेता कमल हासन ने अपनी अगली फिल्म ठग लाइफ की शूटिंग पूरी कर ली। इस फिल्म के साथ ही करीब 35 साल बाद कमल हासन और मणिरत्नम एक साथ काम कर रहे हैं। और बिग बॉस ओटीटी फेम अदनान शेख ने अपनी प्रेमिका आयशा शेख के साथ निकाह कर लिया। अदनान और आयशा ने मंगलवार को परिवारजनों की मौजूदगी में शादी रचाई। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज 100 में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।